साथियों, जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। आज 116वें दिन आप सबका स्वागत है बहुजन संवाद में। आज 29 सितंबर है। कल 28 सितंबर को हमने शहीद भगत सिंह की स्मृति में और शहीद शंकर गुहा नियोजी की स्मृति में पूरे कुछ यादें उजागर किए और संकल्प लिया कि आगे हमें और लड़ना है। कल और एक बात थी 28 सितंबर, जो जाना जाता है हरसूद के संकल्प दिन के नाम पर। हालांकि 30 जून 2004 को हरसूद एक शहर की मौत और एक पूरे शहर की हत्या हमारे सबके सामने हुई। 249 गांवों को लेकर डूब गया था ये शहर, लेकिन इस शहर के साथ जो लोग जी रहे थे, 30 जून को उनकी पूरी जिंदगी तबाह हुई। जब विस्थापन होता है तो विस्थापन केवल घर बार नहीं उखाड़ता है, खेत नहीं उखाड़ता है, पूरे घर एक दूसरे के साथ बंधे हुए रिश्ते, हमारे जानवर, हमारे जो सारे संबंध होते हैं वो भी तोड़ देते हैं। हमारे जमीनी संबंध टूटते हैं, हमारी जो सारी नींव होती है वो ढकोसली बन जाती है और हम लोग कहाँ उद्ध्वस्त हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका पता तक नहीं लगता है। ये खून नहीं दिखता है हत्या का, लेकिन ये जो एक पूरे लोगों को उद्ध्वस्त करने की रणनीति है और बांधों के द्वारा, बड़े बांधों के द्वारा ये जो रणनीति चलाई गई इस पूरे देश में, और विस्थापितों को ठीक से पुनर्वास किए बगैर उनको एक रात में निकाला जाता है शहर से, तो ये युद्ध से कम नहीं है। इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे। हमारे साथ है आज उन सारे वक्ताओं की मैं अलग से पहचान करवा के दूंगी भी। राकेश दीवान जी है, धर्मराज जैन जी है, हमारे साथ आलोक अग्रवाल है, हमारे साथ मेधा पाटकर जुड़ने वाली है, और आज डॉक्टर सुनीलम जी भी संयोजन का हिस्सा होंगे और आगे जाकर वो सारे चर्चा का निचोड़ भी रखेंगे। राकेश दीवान जी एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते हमें पता ही है, लेकिन नर्मदा आंदोलन में उनकी हमेशा शिरकत रही है और उसके बारे में, हरसूद के बारे में जो बातें और यादें हैं वो आज हमारे साथ रखेंगे। आज का क्रम होगा, अगर मेधा जी जुड़ती है तो राकेश जी के बाद मेधा जी होगी और आलोक जी और धर्मराज जी पूरा का पूरा बाद में का पूरा ये संभालेंगे, क्योंकि ये लोग 10-10 मिनट में बात करके निकलने वाले हैं। तो हमको हरसूद के साथ जीना है, तो हमारे साथ आलोक जी और धर्मराज जी होंगे ही। राकेश जी, आप अपनी बात रखिएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है। आ रही है। अच्छा, बस ठीक है। हरसूद के बारे में जब बात करना शुरू करते हैं तो जैसे कल हम लोग कह रहे थे ना कि नियोगी की बात करें या उस समय की बात करें, भगत सिंह की, तो रोंगटे खड़े होते हैं। तो हरसूद में भी उस प्रकार का रोमांस जो है वो हरसूद को लेकर की भी है हम सबके मन में, क्योंकि एक तो इस पैमाने का कार्यक्रम जो था वो हमारे जीवन के उस समय के नर्मदा बचाओ आंदोलन के शुरुआत के दौर का सबसे पहला और सबसे बड़ा जमावड़ा था। बहुत ही विशाल जमावड़ा, इतना बड़ा जमावड़ा कि मुझे तो मालूम नहीं था, क्योंकि मैं उस समय अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी गई थी। मेरे जिम्मे प्रेस था और करीब दुनिया भर के पत्रकार उसमें आए थे, विदेशी अखबारों के बहुत सारे लोग आए थे उसमें। तो मुझे ठीक अंदाजा नहीं था कि कितने लोग हरसूद में मौजूद हैं। तो जब मार्क टिली नाम के साहब हैं, जो बीबीसी के प्रमुख थे उस जमाने में भारत में, दक्षिण एशिया में, तो मार्क टिली साहब ने मुझसे पूछा कि क्यों भाई, कितने लोग आपके हिसाब से यहाँ पर मौजूद हैं? तो मैंने कुछ ऐसे ही कह दिया, 30-40 हजार, 50 हजार होंगे। मार्क टिली ने कहा कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, 1 लाख से कम लोग नहीं है यहाँ पर। और वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि वो आसपास घूम रहे थे। हरसूद में जो मैदान था जहां ये सभा चली, वो मैदान तो एक जगह है, लेकिन उसके आसपास के इलाके में तो 1 लाख लोगों का जमावड़ा, वो जमावड़ा जिसको दशक की एक प्रमुख घटना की तरह से माना गया। दुनिया भर में जो जानकारियां इकट्ठी होती हैं उसमें कहते हैं कि भाई कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, तो उस दशक में, 80 के दशक में जो 10 प्रमुख घटनाएं हुई दुनिया भर में, उसमें से एक घटना हरसूद का मेला था। उस मेले में पूरे देश के पर्यावरण के लोग, पर्यावरण से जुड़े हुए आंदोलनों के लोग, उसके संगठन के लोग, ऐसे तरह तरह के लोग उसमें इकट्ठे हुए।
एक छोटा सा कस्बा था, 15,000 पॉपुलेशन थी हरसूद की उस समय। 15,000 की आबादी वाले कस्बे ने करीब 1 लाख यानी अपनी आबादी से 6-7 गुना लोगों को न सिर्फ रखा अपने पास, खिलाया पिलाया, पानी का इंतजाम, खाने का इंतजाम, रहने का इंतजाम, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं इकट्ठी करने की कोशिश की। बल्कि यहाँ तक कि मैं आपको एक बात बताऊं कि एक समय ऐसा आया था जब अचानक पैसे खत्म हो गए थे। हम लोग जब वहां काम कर रहे थे, अचानक ये पता चला कि बिल्कुल पैसे नहीं है, तो क्या किया जाए। तो एक चादर लेके हम लोग निकले और एक शाम को कुछ 4-5 घंटे में हमने कुछ 60,000-70,000 रुपए इकट्ठे किए थे, जो लोगों ने ऐसे ही चलते फिरते दिए थे। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए, इस तरह के। और साथ साथ वहां का जो लघु व्यापारी संघ था, उसने 10,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की। उसने कूपन बनवाए और उसने कहा कि आप 10,000 लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए, हमारे पास ये व्यवस्था है। तो इस प्रकार का एक ताना बाना, और जो बहुत रोमांचक और बहुत जैसे मैं कह रहा हूं कि हरसूद की कहानी तो एक अलग से मेरा ख्याल है पूरे दिन भर की चर्चा के लिए रखने की जरूरत है, क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के उसमें अनुभव हुए। लोगों से किस प्रकार का संबंध हुआ, कैसे दोस्तियां हुई, कैसे वो आंदोलन की चीजें लोगों को समझ में आई। उसके पहले उस प्रकार की प्रक्रिया का कुछ अंदाजा नहीं था लोगों को। लोग बहुत डरे हुए थे। लोगों के वहां मकान नहीं, मतलब ऐसी स्थिति थी कि घर टूट जाए तो उसको सुधरवाते नहीं थे डर के मारे, क्योंकि ये लगता था कि पता नहीं कब बांध बन जाएगा और ये घर डूब जाएगा तो पैसा फालतू जाएगा। तो लोग उस प्रकार के काम नहीं कर रहे थे। लेकिन हरसूद में इस प्रकार की बहुत सारी चीजें, जैसे एक स्तंभ बना, मैं ऐसे ही रैंडम याद करके बोल रहा हूं, एक स्तंभ बना जिस स्तंभ में जहां जहां से देश भर के लोग आए वो अपने इलाके की एक मुट्ठी मिट्टी लेके आए, एक प्रकार की एकजुटता के प्रतीक की तरह से। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों से लेके आए, कई अपने घर से आए, इक्का दुक्का साथी, वो एक मुट्ठी लेकर के आए और वो उस स्तंभ के नींव में डाला गया। स्तंभ जो था वो बड़े ख्यात, हम लोगों के बहुत प्रिय थे, आदरणीय विष्णु चिंचालकर जी। तो उनकी देखरेख में वो स्तंभ का निर्माण हुआ हरसूद के बिल्कुल मुख्य बाजार में, केंद्र में। और ये संकल्प लिया गया कि हम इस डूब को नहीं आने देंगे। तो घटना की तरह से तो हरसूद हमको बहुत सारी संदर्भों में बहुत अलग अलग प्रकार से याद आएगा, और मैं समझता हूं जब बातचीत करेंगे तो शायद बहुत सारे लोगों को उसमें याद भी आएगा। लेकिन मैं इस तरह से भी देखना चाहता हूं कि हरसूद एक धारा का भी प्रतीक है। एक हमारी जो आंदोलन की धारा रही, उस धारा का प्रतीक रहा कि वो बिल्कुल शुरुआत में होने वाला एक बहुत बड़ा जमावड़ा, उसमें बहुत सी चीजें हमको शायद मुझे लगता है अब देखने की, जैसे मैं कल भी कह रहा था कि हमको फिर से पुनर्पाठ करना चाहिए। हमको अपनी आदत आत्मसमीक्षा की बनानी चाहिए। ये आदत हमारी जो है, न मालूम क्यों, हम सबकी राजनीतिक ट्रेनिंग इसी प्रकार की हुई है कि इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, आंतरिक समीक्षाएं होंगी, ये सबकी राजनीतिक समझ हुई है। लेकिन पता नहीं क्यों हम इस बात को बिल्कुल भुला गए हैं। हरसूद को लेकर के एक आत्मसमीक्षा का बड़ा जमावड़ा मुझे लगता है इस पूरी प्रक्रिया के लिए जरूरी है। क्या हुआ उस धारा में? कुछ तो जैसे मैंने आपसे कहा कि डर भगा, लोगों का डर, जो अंदर से बहुत डर था लोगों के मन में, वो भागा, और लोग बहुत बहुत ऊर्जा के साथ जुड़े। मतलब जो मोबिलाइजेशन था वो 2-3 महीने का था। 2-3 महीने हमारे साथी लोग वहां गए, गांव में घूमे और वहां से निकाल के लाए। लेकिन फिर लोगों के समझ में आ रहा था कि इसको लड़के हम लोग निपट सकते हैं, इस मामले में हम संघर्ष करें तो हम इस मामले को किसी तरह से निपटा सकते हैं, या इस पर कुछ ना कुछ ठीक कार्रवाई कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि हम लोग क्यों उस प्रस्ताव को ज्यादा स्वीकार नहीं कर पाए। हम उस समय हरसूद के जो 28 सितंबर 1989 में हुआ था, ये उसके बहुत साल बाद फिर आलोक और ये लोग, जो इनका समूह था नर्मदा बचाओ आंदोलन का, इसने वहां गए जब बांध बन चुका था। और बांध बनने के बाद पुनर्वास और विस्थापन के प्रश्न थे। उन प्रश्नों को लेकर के बड़ी लड़ाई चलाई उन लोगों ने, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई हुई वो। उस लड़ाई की अलग कहानी है, आलोक से आप पूछें तो बताएंगे आपको, वो भी एक बड़ी कहानी है। लेकिन ये 1989 में अगर हम हरसूद में प्रवेश कर पाते, उसका एक बड़ा कारण तो ये था कि ये बड़ा बांध था, और ऐसा बड़ा बांध था जो केवल मध्य प्रदेश के लाभ और मध्य प्रदेश के डूब क्षेत्र को नियंत्रित करता था।
तो मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी, मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की सत्ता, इस सब से निपटने के लिए आपको एक ऐसा, सरदार सरोवर में ये संकट हमारे साथ बार बार आया, क्योंकि हम कई ब्यूरोक्रेसी से, हम केंद्र की ब्यूरोक्रेसी के पास हमको बार बार दिल्ली जाना पड़ता था, क्योंकि नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी 4 राज्यों के बारे में बात कर रही है, या महाराष्ट्र की सरकार के साथ बात करने का उनका एक अलग नजरिया और देखने का और समझने का नजरिया अलग प्रकार का था, गुजरात सरकार का देखने समझने का नजरिया अलग प्रकार का था, जैसे कि मध्य प्रदेश का अलग प्रकार का था। लेकिन सरदार सरोवर, इंदिरा सागर में ये संभावना थी कि हम एक ही नजरिए, एक ही बात से, एक ताकत से हम उस प्रक्रिया को उठा सकते थे। उस समय हमारे पास एक बड़ी संकट तो था कार्यकर्ताओं का, क्योंकि कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी कमी थी। हम सब लोग सब जगह जाके काम कर पाएंगे, ये जरा मुश्किल काम था। लेकिन इन सब के बावजूद मैं समझता हूं कि इस पर बात हमको करनी चाहिए कि हमसे क्यों ये चूक हुई कि हम हरसूद में 1989 में जब हम 1 लाख लोग इकट्ठे कर पा रहे थे, तो हम 1989 से इस प्रक्रिया को क्यों आगे नहीं ले जा पाए। ऐसे कुछ सवाल मेरे मन में है। इस प्रक्रिया में एक दो बातें और मुझे लगता है महत्वपूर्ण है कि हरसूद का जो पूरा ताना बाना था वो एक प्रकार से ग्रामीण ताना बाना था। वो कस्बा, और हरसूद एक बहुत छोटा कस्बा था। ये बात अलग है कि उसका अपना इतिहास है, 700 साल पुराना कस्बा है, उसके कई पौराणिक वर्णन मिलते हैं, कहीं कहीं उसके अलग अलग संदर्भ मिलते हैं। और वो पूरा का पूरा कस्बा अपने साथ 249 गांवों को लेके डूब रहा था। उस पर एक बहुत सुंदर किताब हमारे एक मित्र हैं विजय मनोहर तिवारी, उन्होंने लिखी है। वो जब पत्रकार थे और उन्होंने उसको रिपोर्ट किया हरसूद में, तो डेडलाइन हरसूद ऐसा नाम की किताब उन्होंने लिखी है कि जब वो डूब रहा था जून 2004 में, तो किस प्रकार की चीजें उनके सामने आई, किस प्रकार के संदर्भ सामने आए, किस प्रकार की राजनीति सामने आई, ये उनको बहुत स्पष्ट रूप से देखने मिला था। और हम उस कस्बे के द्वारा उस पूरे इलाके में बहुत सारी चीजें करने की संभावनाएं बनती रही। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि ये पहला ऐसा मौका था जिस मौके पर दुनिया, मतलब पूरे देश भर में, दुनिया भर में भी इसको लेके बातचीत हुई, लेकिन देश भर में पर्यावरण को लेकर के एक बड़ी बात शुरू होगी, इसका एक बहुत केंद्रीय विचार उस समय पनपा। बल्कि जो लोग उससे परिचित हैं उनको मालूम होगा कि बाबा ने तो कहा था कि मैं ग्रीन पार्टी अनाउंस कर दूंगा। तब फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये समय नहीं है और हमारी तैयारी भी नहीं है, हमारे पास कोई वैचारिक तैयारी नहीं है, संगठनात्मक तैयारी नहीं है, हम अचानक पार्टी घोषित करें तो ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको अपन बाद में करेंगे। लेकिन उस प्रक्रिया में से जन विकास आंदोलन नाम की एक प्रोसेस निकली। जन विकास आंदोलन जो देश भर के इस प्रकार के संगठनों का मिला जुला रूप था और हर एक की भागीदारी से बनने वाला था, और एक बड़ी अलग प्रकार की प्रोसेस उसमें शुरू हुई थी। जन विकास आंदोलन कुछ साल चला, लेकिन फिर अलग अलग अपनी व्यस्तताओं के कारण, अपने निजी कामकाज के कारण लोग उसको आगे बढ़ा नहीं पाए। एक समय के बाद जन विकास आंदोलन चला गया। उसके समय भी बहुत सारी बहसा बहसी होती थी उसमें, क्योंकि कई लोगों को लगता था कि लड़ने वाले लोग नहीं है, क्योंकि उसमें कई प्रकार के लोग थे जो अलग ढंग से काम करने की कोशिश कर रहे थे, जो अलग संदर्भ से बात कर रहे थे। लेकिन उसमें चिपको आंदोलन शामिल था, उसमें दक्षिण के जो साइलेंट वैली वगैरह के लोग थे वो शामिल थे, उसमें आंध्र प्रदेश के लोग शामिल थे, कर्नाटक के लोग शामिल थे, कर्नाटक के हिरेमठ तो बहुत सक्रिय रहे उसमें। तो ऐसे बहुत सारे लोग शामिल रहे। जन विकास आंदोलन क्यों नहीं आगे बढ़ा, ये एक प्रश्न हमारे मन में होना चाहिए। हमको थोड़ी बात करनी चाहिए आपस में कि ये ऐसा क्या हुआ कि हम हरसूद से निकली हुई, हरसूद की उपलब्धि क्या है। सबसे बड़ी उपलब्धि जन विकास आंदोलन में मानता हूं कि वो एक प्रोसेस थी, जिस प्रोसेस को वहां से निकलने का एक मौका मिला। तो वो प्रोसेस हमारी जो है वो ठीक चली नहीं, और फिर एक समय के बाद वो समाप्ति हो गई, उसका कुछ आगे बात बनी भी नहीं। तो इस प्रकार के मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे साथी हैं और खुद मेधा जी हैं, मेधा जी उसके पूरी बनक में, उसकी तैयारी में, उसकी लड़ाई में केंद्रीय भूमिका निभा रही थी। तो मेधा जी आपको बहुत सारी बातें बता सकती हैं। आलोक हैं जिन्होंने बाद में लड़ाई का जिम्मा लिया और बहुत ताकत के साथ लिया, बहुत क्षमता के साथ लिया, और उसमें कई मामलों में जीत हासिल की। एक बहुत महत्व की बात है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो ताजा समूह ने बहुत सारे मामलों में बहुत जीत हासिल करी। तो ये सारे प्रश्न जो है वो मेरा ख्याल है
आलोक जी और मेधा जी और धर्मू भाई जो है वो बहुत कमाल के आदमी है। उन्होंने कुछ लिखा भी है और एक किताब भी उनकी छपी है धर्मू भाई की, जो हरसुद और इसके संदर्भ में, नर्मदा के बांधों के संदर्भ में है। तो उसके बारे में भी बात शायद धर्मू भाई रखेंगे। मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। आप सबको धन्यवाद मेरी बात सुनी। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे किसी कारण से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपकी सबकी बात आज नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन रिकॉर्ड होगा तो जरूर मैं उसको ध्यान से सुन के कभी संभव हुआ तो आपको बताऊंगा भी। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, आपने मेरे लिए सुविधा कर दी कि आपने सारे साथियों का जिक्र भी कर दिया और उनकी अगुवाई में क्या क्या हुआ इसके बारे में भी बात बना दी। और मैं अभी, मेधा जी यहाँ है तो आपने जो सारे सवाल रखे हैं और उसी तरीके से 28 सितंबर को हम हरसूद के संकल्प दिन को जैसे याद करते हैं, केवल एक बात जोड़ दूं कि सचमुच जब 1 लाख लोग आ रहे थे हरसूद में तो अलग अलग शहरों में, पूरे देश के अलग अलग शहरों में तैयारियां हो रही थी। मेरा जुड़ना भी उसी समय हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन से। हमने पूरे गोरेगांव में एक पूरी तैयारी करते हुए हरसूद के लिए काफी सारे कार्यकर्ताओं को भेजा था। तो अलग अलग जगह से ऐसा हो रहा था कि हरसूद में जो संकल्प दिन हो रहा है, जो मेला हो रहा है, वो एक नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक बहुत अलग अहम भूमिका को सामने ला रहा था। तो आज मेधा जी हैं और वो इसके बारे में जो आपने 3 सवाल पूछे हैं, एक आत्ममूल्यांकन की बात भी रखी है और उसको लेकर आगे जाकर जैसे इंदिरा सागर के बारे में लड़ाई रही, आलोक जी, सिल्वी जी, धर्मराज जी, चंद्रकांत जी और बहुत सारे अन्य साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी उसमें रहे। तो मेधा जी को मैं निमंत्रित करती हूँ कि मेधा जी आप बात करें। मेधा जी आप बोले हैं, मैं उसके पहले केवल एक लाइन आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा मसला है, जो राकेश दीवान जी ने सवाल उठाए हैं, ये तो एक जन आंदोलनों के सामने के प्रश्न है, लेकिन जो बड़ा प्रश्न है 2.5 लाख लोगों के डूबने का डेवलपमेंट के नाम पर, और उसके अंदर न्यायपालिका से लेकर के मीडिया से लेकर के विधायिका और कार्यपालिका, इसकी जो पूरी भूमिका रही है ये, और उससे सबक क्या है, ये मेरे को लगता है कि एक व्यापक फलक है जिसके ऊपर, क्योंकि बहुजन संवाद को जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए इसमें क्या है, हम लोगों के लिए क्या है, वो तो हम लोग जन आंदोलनों की अपनी मीटिंगों में चर्चा कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि उस व्यापक फलक के ऊपर आप अगर बात रखेंगी तो और अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद लता दी, जिंदाबाद। और सुनीलम जी भी। लता बहन हमारी सबसे पहले के सहयोगी साथियों में से हैं। मुंबई में जो समूह बना उसमें बहुत ही दिलेरी से काम करने वाली और व्यापक विचारधारा के साथ, और आलोक भाई तो है ही हमारे यहाँ और धर्मराज जी भी है, तो सबको जोरदार जिंदाबाद। आज हरसूद मेले को याद करने की बात सुनीलम जी आप सब लोगों ने बहुजन संवाद के द्वारा जब्बार भाई और आठिया जी को भी, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम लोग तो हर बार याद करते हैं 28 सितंबर को शहीद कुहा नियोगी जी का शहादत दिवस तभी होता है, और हरसूद भी एक प्रकार से विकास की शहादत का प्रतीक है, और हरसूद प्रतीक है विस्थापन का, हरसूद प्रतीक है विकास की उस अवधारणा का जिसमें विनाश विषमता छाई हुई है, न केवल विस्थापन, और हरसूद प्रतीक है उस संघर्ष का भी। मुझे याद है कि जब रमेश बिल्लोरे जी और सत्यू भाई इंदिरा सागर के क्षेत्र में, चाहे जबगांव हो चाहे सिंघा जी की समाधि हो, एक एक जगह पे जाके लोगों को इकट्ठा करते थे, एक कुछ माहौल बनता था, पर रमेश भाई को भी बार बार लगता था कि कैसे आगे बढ़े, कैसे इसको जोश लाए। और तब तक सरदार सरोवर का संघर्ष तो करीबन आगे बढ़ चुका था, विश्व बैंक तक पहुंच चुके थे हम लोग, दिल्ली के बुद्धिजीवियों तक पहुंच चुके थे, पहाड़ और निमाड़ को एक कर चुके थे, और उस समय हमारे पास स्थानिक कार्यकर्ता महाराष्ट्र के हो या निमाड़ के हो अधिकांश थे। लेकिन जबकि सवाल आया कि एक बांध नहीं है, 30 बड़े बांध और 135 मझौले बांध और 3000 छोटे बांधों पर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन इतने बांधों को एक नर्मदा की घाटी में आगे बढ़ाने की योजना कितनी विनाशकारी होगी।
अनिल त्रिवेदी जी के पिता काशीनाथ त्रिवेदी जी ने तो सबसे पहले इसको जाना था और बहुत ही बुजुर्ग सर्वोदयी साथियों ने इस मुद्दे को उठा था। वो एक बांध पर नहीं पूरे घाटी पर सोच लेते थे और उन्होंने आर.एल. गुप्ता जी जैसे सरकारी इंजीनियर रहे पर अच्छे सोच वाले, मतीन अहमद जी जैसे, रामचंद्र सिंहदेव जी जैसे, जो बाद में तो इंदिरा सागर और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के विकास के मंत्री बन गए और बाद में छत्तीसगढ़ में फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। इन सब लोगों को हमने सुना, हमने साथ लिया और हमने धरातल से सरदार सरोवर के क्षेत्र में बात शुरू की। लेकिन बात गांव-गांव और पहाड़-पहाड़ इकट्ठा करते हुए बहुत सालों की चलने के बाद जब ये सवाल आया कि दोनों बांधों को, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर को एक साथ मंजूरी मिल गई। अब राकेश भाई उसी समय से हमारे साथ जुड़े हुए एक बहुत ही दिलेरी पत्रकार नहीं मित्र रहे और उन सब लोगों के साथ हम लोग जब सोचते गए तो यही सवाल था कि हम कैसे उठाए मुद्दों को। हमको तो पूरी नर्मदा घाटी का ही मुद्दा उठाना था, पूरी योजना का मुद्दा उठाना था, पर वो अपनी आवाके के बाहर हो सकता था। तो एक एक जगह जाकर कभी भी इश्यू बेस्ड नहीं तो भी इश्यूज को उठाते हुए हम लोगों को जनशक्ति खड़ी करनी पड़ती है। भले माओइस्ट हो तो भी बस्तर में तेंदुपत्ते से शुरू करते हैं। ये बात निश्चित की जब बात आई इंदिरा सागर की, तो इंदिरा सागर और सरदार सरोवर को 24 जून 1987 में 8 शर्तें डालकर जो मंजूरी मिली थी उससे साफ था कि विकास कैसा नियोजित होता है। अभी जो EIA 2020 में सरकार की साजिश चल रही है कि वो बिना मंजूरी के कई योजनाओं को आगे बढ़ाए और वो आगे बढ़ने के बाद मंजूरी का सोचे, ये हास्यास्पद है। लेकिन ऐसी हास्यास्पदता कम अधिक पहले भी दिखाई देती थी। तो शर्तें डालकर कि आप इस पर अभ्यास करो, प्लान करो 1989 तक, लेकिन सशर्त मंजूरी दे दी गई 1987 में। विश्व बैंक ने थोड़ा सा पैसा केवल सरदार सरोवर में डाला था, लेकिन उसका दबाव प्रभाव ऐसा था और उनके रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि हमको नर्मदा की घाटी में पूरी एंट्री चाहिए और वो एंट्री विश्व बैंक को नहीं मिल पाई। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरदार सरोवर अंतरराज्य परियोजना और बाकी 29 बड़े बांध ये मध्य प्रदेश राज्य की परियोजनाएं, इसलिए दोनों में काफी फर्क रहा और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक सरदार सरोवर को लेकर पहुंचना पड़ा, यूएस कांग्रेस में, यूनाइटेड नेशंस में और वर्ल्ड वाटर फोरम में। लेकिन इंदिरा सागर की लड़ाई अर्थात मध्य प्रदेश के शासन के साथ होना सबसे अधिक महत्व का था, पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका थी। और आज हम लोग याद करते हैं कि उस समय हमने केवल विस्थापन और पुनर्वास का सवाल नहीं उठाया, पूरे पर्यावरण का सवाल उठाया, लाभ हानि का सवाल उठाया। इंदिरा सागर में 254 गांव डूबे, सरदार सरोवर में 248 गांव डूबे। इंदिरा सागर में 93,000 हेक्टेयर डूब की जमीन और 1,23,000 हेक्टेयर लाभ की जमीन। ये कौन सा लाभ हानि का हिसाब है, ये सवाल सबने उठाया और इसीलिए ये विकास के विकृति का प्रतीक बन गया। इंदिरा सागर भी सरदार सरोवर के साथ साथ, जहां भी न पूरे अध्ययन हुए थे न पूरा अमल हो रहा था। और जैसे लड़ाई आगे बढ़ी सरदार सरोवर की और एक एक अलग अलग बांधों पर, सबसे पहले पहुंचे बरगी में और राजकुमार सिन्हा जी, राजेश तिवारी जी जैसे जो सरदार सरोवर की 1990 की फेर कुआ की 36 दिन की लड़ाई में शामिल थे, उन्होंने वापस जाकर बरगी में अपना संगठन खड़ा करना तय किया, जहां मैं पहले पहुंच चुकी थी। पर जब तक कि स्थानीय स्तर पर डटे हुए कार्यकर्ताओं का समूह एक एक जगह पकड़कर गांधी जी की जीवटता के साथ नहीं बैठता है, सत्याग्रही बनकर आगे नहीं बढ़ाता है, तब तक कोई लड़ाई हम जीत नहीं सकते हैं। और यही इसीलिए इंदिरा सागर को हमने फोकस लाया। मुझे याद है कि बाबा आमटे जी ने कॉल दिया था और आनंद वन में एक विल अगेंस्ट लार्ज डैम्स की मीटिंग हुई थी। विकास आमटे जी ने वो मीटिंग संचालित की थी। मीटिंग के तत्काल बाद रमेश भाई बिल्लोरे और मैं बाबा आमटे जी से मिले और उनको हमने कहा कि आप नर्मदा घाटी में आइए, क्योंकि वहां भी अभी बहुत जरूरी है आपके आने की। बाबा ने कहा कि मैं नहीं आ सकता हूं, सरदार सरोवर में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो अभी बहुत आगे बढ़ चुका है और वो तो खत्म होने ही वाला है।
लेकिन मैं इंदिरा सागर में शायद आ सकता हूँ। तो हमने लेकिन बाबा को समझाया, तो आखिर 10 साल बाबा ने सरदार सरोवर के पास किनारे पर बिताए, ये बहुत बड़ी बात हुई। लेकिन बाबा का नर्मदा घाटी में पहला प्रवेश हरसूद के उस सम्मेलन से हुआ। अब हरसूद का सम्मेलन एक प्रकार से जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की नींव माना जाना चाहिए। राकेश भाई का सवाल है कि इसके आगे हम क्यों नहीं बढ़े और कैसे बढ़े, लेकिन हरसूद के सम्मेलन के लिए देश के हर राज्य को जाना पड़ा। उसे याद है कि कर्नाटक हो कि केरल हो कि मध्य प्रदेश हो कि गुजरात हो, हर जगह जाकर जो समन्वय करने की बैठकें हुई, उसमें ये विकास की अवधारणा ही बड़ा मुद्दा बना। और उसी के कारण हरसूद सम्मेलन में एक संकल्पना जो उभरी, वो थी जन विकास की, यानी विकास चाहिए, विनाश नहीं। ये नारा हरसूद में ही हमने दिया था। और देश हित के नाम पर इंसान लाखों उजड़ेंगे, ऐसी आजादी पे बोलो कर वह क्या कर पाएंगे, ये गाना भी रचा था। हरसूद के सम्मेलन की इतनी तैयारी होने के कारण 250 संगठनों से लोग आए। मेरे ख्याल से 1 लाख नहीं पर 30,000 तक लोग तो थे ही। और वो एक अभूत समन्वय की एक ताकत हरसूद में ऐसी दिखाई दी कि आपको क्या बताऊं कि हरसूद में हमारे पास पैसे नहीं थे, राकेश भाई ने कहा, और मंच खड़ा करने के लिए हजारों रुपए मांग रहे थे। तो हमने ऐसा आह्वान किया युवाओं को कि उन्होंने खड़ा किया मंच अपने बलबूते पर, 1 पैसा हमको देना नहीं पड़ा। मैं कभी भूल नहीं सकती। हरसूद की तैयारी के लिए 5 रात सोई नहीं थी मैं। और दूसरे दिन जब मैं 2nd क्लास में, लोगों ने मुझे बिठा दिया पर टिकट रिजर्व नहीं था, तो रात को मैं एक बीच में सोने की कोशिश करने लगी, तो चोर चोर करके वहां सिस्टर्स थी, उन्होंने मुझे ऐसा डांटा कि मैं बाथरूम के पास ही रात गुजारनी पड़ी। और दूसरे दिन सुबह मैं रोती हुई वहां बैठी थी, तो क्योंकि इतनी थकान भी थी और इतने बड़े सम्मेलन के सफल आयोजन के बाद ऐसी स्थिति दूसरे दिन आई थी। पर बाद में सिस्टर्स ने माफी मांगी जब पहचाना दूसरे दिन। साथियों, इतना बड़ा सम्मेलन का आयोजन, मैं उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकती। पर मुझे याद है कि उसमें जो लोग पहुंचे थे, उसमें एक तो बहुत सारे आदिवासी थे, जैसे महाराष्ट्र से 7,000 लोग आए थे। सरदार सरोवर से 40 ट्रकों को मुफ्त दिया था हमको एक आमदार ने, विधायक ने महाराष्ट्र के। और मार्क टुली से बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट से लेकर पूरा मीडिया समुदाय, उस समय जो इतनी गुलामी नहीं मानता था, वो वहां पहुंचा था। और रात भर जबकि लोग आते रहे, और दूसरे दिन जब उस मंच पर खड़े हुए, तो कौन नहीं थे हमारे साथ। स्वामी अग्निवेश जी को याद करने का हरसूद सम्मेलन के मौके पर बहुत जरूरी है। पर हमारे साथ सिद्धराज डड्डा भी थे, हमारे साथ ठाकुरदास जी बंग थे, हमारे साथ एसपी हिरेमठ जी थे, हमारे साथ बाबा आमटे जी थे, हमारे साथ शबाना आजमी भी थी, अनिल त्रिवेदी जी भी थे। और तो और पर मनेका गांधी जी और विद्याचरण शुक्ला जी अचानक पहुंच गए, बुलावा नहीं था, लेकिन उन्होंने दिलेरी दिखाई और वो सीधे मंच पर चढ़ गए। अब क्या करे, सभी का कहना था कि पार्टी के किसी को भी प्रवेश नहीं। सुनीलम जी को याद होगा, अन्ना हजारे जी के उपवास के समय यही बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, किसको चढ़ने देना और किसको नहीं चढ़ने देना। और फिर आखिर में माइक हाथ में लेकर उसे कहना पड़ा कि आप कृपया वीआईपी के लिए जो चेयर्स रिजर्व्ड है उसमें बैठ जाइए। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद सरकार बदली, वो आए भी थे चुनाव के मद्देनजर, और सरकार बदली और विद्याचरण जी शुक्ला फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बन गए और मनेका गांधी पर्यावरण मंत्री। हम लोगों को नहीं, मुझे लगता है वो जल संसाधन मंत्री बन गए विद्याचरण शुक्ला जी। हम लोगों को उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहना पड़ा कि शायद आपको बुरा लगा होगा, लेकिन वो एक समन्वय की बात थी, सबकी सहमति से जनतांत्रिक पद्धति से आयोजन था। साथियों, लेकिन हरसूद का चित्र उस समय जो था, वो 2004 में जब हरसूद डूब में आया, तब कैसा बदला, इस पर हमारा भी विश्वास नहीं बैठता है। मुझे याद है कि जब हरसूद को बचाने की बात उमा भारती जी ने की थी कि हम दीवार बनाएंगे, हरसूद को बचाएंगे, और वहां के वो पाठक जी से लेकर वो इकबाल भाई एक फेरी वाले से लेकर वहां के खंडेलवाल जी जिनकी ट्रैवल सर्विस चलती थी, वहां के सांड जी जिनका पूरा परिवार इसमें झोंका हुआ था, छोटी छोटी बहनों से लेकर भाइयों से लेकर जब गांव के कोई और एक एक गांव के कोई। अब
आलोक भाई उनको आगे लेकर गए तो वो याद जरूर करेंगे। लेकिन मुझे याद है कि जब जब घूमते थे उस पूरे क्षेत्र में, तब तक ये महसूस होता था कि ये नगर का डूबना गांव के डूबने से अलग होता है। इसका मतलब गांव का डूबना कम महत्व का नहीं होता है, कम दर्दनाक नहीं होता है। लेकिन जब नगर डूबता है, जिसकी गिनती भी नहीं होती है, हरसूद की पॉपुलेशन उस समय मेरे ख्याल से 25,000 थी, लेकिन एक एक फेरी वाले का, एक एक चमार का, एक एक दुकानदार का, एक एक ट्रैवल सर्विस वाले का क्या होगा? न केवल खेतीहरों का, न केवल भूमिहीन मछुआरों का। तो ये सवाल उठाते उठाते वो सम्मेलन तो हो ही गया, लेकिन बाद में सरदार सरोवर में जितना बख्शा सरकार ने, क्योंकि अंतरराज्य था और ट्रिब्यूनल के अवार्ड वहां एप्लीकेबल था, जबकि इंदिरा सागर को ट्रिब्यूनल का अवार्ड एप्लीकेबल नहीं है। ये बात चित्तर रूपा ने और आलोक भाई ने और सबने जब कोर्ट में लड़त लड़ी, तब सरकार कोर्ट ने नकारा। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण बात रही, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए सरदार सरोवर में तीनों राज्यों में 20,000 परिवारों को जमीन दे दी 5-5 एकड़, पर इंदिरा सागर में जमीन नहीं दी। और उल्टे आंदोलन पर आरोप लगाने लगे झूठे झूठे, जैसे किसी गांव में सरपंच को जोड़कर उसके तरफ से कुछ बयान दिलवाकर उसको विज्ञापन में लेकर बहुत सारे आरोप उठे। तो ये तो हर बांध का अपना अनुभव रहा। मैं इतना ही कहूंगी कि इस बांध में भी इंदिरा सागर के, सरदार सरोवर के, बरगी के, तवा के जो अनुभव रहे हैं, उससे बड़े बांधों में न विस्थापितों की सही गिनती होती है। बैक वाटर लेवल्स की बात आलोक भाई बताएंगे कि कितने सारे सैकड़ों गांव यहाँ छूटे थे। सरदार सरोवर में भी ऐसा ही हुआ कि गांव नए नहीं, लेकिन गांव के परिवार छूटे। और अभी 2019 में भी फिर से कमेटी बनवानी पड़ी और फिर से पुनर्विचार करना पड़ा। तो ये बात है कि इनका न सर्वे ठीक होता है और ये दावा करते हैं वैज्ञानिक विकास के नियोजन का। हम देखते हैं कि इनके पूरी पुनर्वास नीति में भूमिहीनों का जिक्र नहीं होता। मछुआरे हो, केवट हो, दुकानदार हो, इनको कोई स्थान नहीं होता। अधिक से अधिक खेतीहरों को स्थान होता है। मध्य प्रदेश की पुनर्वास नीति में कुछ थोड़ा सा भूमिहीनों का स्थान मिला, लेकिन उनको वैकल्पिक आजीविका देने के बाद वो पुनर्वास के अमल में नहीं लाते। पर्यावरण की बात अगर हम देखते हैं तो पर्यावरण में वैकल्पिक वनीकरण जैसे दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन वो सब खोखला होता है, कागज पर होता है। आज भी सरकार सरोवर हो कि इंदिरा सागर हो, इंदिरा सागर में 40,000 हेक्टेयर जंगल डूबा और उसमें साल का जंगल, ऐसा जंगल डुबाना यानी घाटी की जमीन को खत्म करना और नदी को बर्बाद करना। क्योंकि भूख शरण से जो लाइफ स्पैन होता है एक एक बांध का, वही नीचे उतर आता है। ये अनुभव उकई बांध का भी है, ये अनुभव सरदार सरोवर का भी होने वाला है, इंदिरा सागर का भी हो रहा है। तो साथियों, ये तमाम मुद्दों को लेकर जो विकास की अवधारणा का मुद्दा हरसूद के सम्मेलन में उठा था, वही आज भी महत्व का है। और वही आगे चलकर पुनर्वास की लड़ाई हमको ज्यादा लड़नी पड़ी, क्योंकि आखिर लोगों के चेहरे हमारे आंखों के सामने होते हैं, आज भी है। जो बचे हुए लोग हैं, 40,000 को भूखंड सरदार सरोवर में मिल गए, लेकिन आज भी बचे हुए लोग चाहे 1000 भी होंगे, हम लोग उनको छोड़ नहीं सकते हैं। आज मैं पहाड़ी के नंदुरबार जिले में जो सैकड़ों आदिवासी बचे हैं, 4000 को यहाँ मिला है पूरा पुनर्वास जमीन के साथ, फिर भी तो उनके पीछे हम पड़े हैं। तो एक एक क्षेत्र को किस प्रकार से आगे बढ़ना पड़ता है और एक एक नए मुद्दे कैसे आते हैं, ये भी देखना है। तवा में राकेश भाई, योगेश भाई, सुशील भाई और सभी साथियों ने जो मुद्दा उठाया, लाभ क्षेत्र में जल विकास के बदले जल जमाव होता है और उसको कभी भी पहले निकास की व्यवस्था न करने के कारण बाद में निपटना असंभव सा होता है। आज गुजरात वो भुगत रहा है। लाभ क्षेत्र में पानी का बंटवारा सूखाग्रस्तों के जो कैनाल के दूसरे छोर पर होते हैं, उनके पक्ष में होने के बदले बीच के शहर, जैसे मोहम्मद तुगलक की राजधानी में बीच में ही लोग मर गए और राजधानी कहाँ बनी। तो ऐसे ही पानी बह जाता है, मोड़ लिया जाता है शहरों और उद्योगों की तरफ। तो ये हकीकत इंदिरा सागर की और ये हकीकत इसकी भी है। और पावर जो हाइड्रो पावर की संस्थाएं सरकारी है, राज्य स्तरीय और केंद्र स्तरीय, वो तो बस एक
पावर जनरेशन के नाम पर अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। उन्होंने कैसा कैसा खेल खेला आलोक भाई बताएंगे, पर आज भी सरदार सरोवर के लाभ सही नहीं निकले हैं, इंदिरा सागर के लाभ सही नहीं निकले हैं, और डूब और प्रभाव तो उनके आकलन से बहुत ज्यादा निकला है। ये बात ध्यान में रखना। अमेरिका ने आज 1000 से अधिक बांधों को तोड़कर जब नदियों को खुला किया है, तो इसी कारण वो साफ कह रहे हैं कि हम आर्थिक लाभ हानि के आधार पर भी मानते हैं कि बड़े बांध धोखा है, हम कहते हैं धक्का मारो मौका है। तो ये बात हरसूद सम्मेलन में उठी थी, तफसील के साथ नहीं पर उठी थी। और उस सम्मेलन में बिल्कुल राकेश भाई ने सही याद किया कि बाबा आमटे जी जैसे पहुंचे, उन्होंने एक रूम में हमको बाजू में लिया और उन्होंने कहा कि मिथा, हमको तो लगता है कि इस सम्मेलन से आप सब लोग सुनिए, ग्रीन पार्टी की घोषणा आप लोगों ने करनी चाहिए। बाबा ऐसे थे कि वो हस्तक्षेप नहीं करते थे, वो वहां के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए उनको साथ सहमति के साथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने ये सुझाव किया, हम तो थक गए कि 250 संगठनों का समन्वय था, उनके बलबूते पर ये हुआ था, तो फिर कैसे हम लोग निर्णय ले सकते हैं। बाबा को हमने कहा कि बाबा ऐसा तो संभव नहीं है कि हम निर्णय ले पाए, क्योंकि ये पावर नहीं चल रही है। तो ये निश्चित है कि हम लोग ये नहीं अभी करें, हम बाद में सोचेंगे। तो साथियों, उस समय उस प्रकार का राजनीतिक कदम हमने नहीं बढ़ाया। अब कोई कह सकता है कि वो भूल हुई, कोई कह सकता है कि सही हुई, पर आम आदमी पार्टी ने जाकर हमने थोड़ा ही समय देखा, आलोक भाई ने ज्यादा देखा, और हम आखिर जन आंदोलनों की राजनीति को जो महत्व देते रहे हैं आज, वो बात उस समय के निर्णय को सही बताती है हमारे लिए। बाकी लोग अपनी अपनी राय व्यक्त करेंगे, पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो हमने विकास चाहिए विनाश नहीं का नारा लगाया, उससे जो जन विकास आंदोलन गठित करने का तय हुआ, तो हम लोग आगे तो जाना चाहते थे, लेकिन जन विकास आंदोलन में सभी लोग एकदम धरातल से जुड़े हुए नहीं थे। कुछ थे, कुछ स्मितू कोठारी जी जैसे हमारे वरिष्ठ सहयोगी थे, और वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। हम लोग किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग डूब गए फिर से। हमारे सामने नजर में थे विस्थापित, उनकी शक्ति, और एक एक मंच पर अंतरराष्ट्रीय तक हमको ले जाना चाहिए था, तो हम लोग कैसे जाते। 1989 का ये सम्मेलन एक मेला था, और उसके बाद 1993 में हमने विश्व बैंक को झुकाया, वो एक पूरी लड़त की, और उसके बाद 94-93 में डूब पहले सरदार सरोवर में बड़ी आई, तो उसको लेकर हम लोगों को बहुत सारा पुनर्वास में हासिल करना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई जो चली, वो 94 से लेकर 2005 तक और उसके भी आगे चली, तो हम लोगों को एक एक जजमेंट 2000 का 2005 का हाथ में लेकर आगे बढ़ना पड़ा। तो एक जगह अपन डटे रहने से कोई को लगेगा कि अरे नुकसान कर दिया, कि आपने माइक्रो लेवल को ही पकड़ा, पर मुझे लगता है कि हमको माइक्रो से मैक्रो तक यही कंटिन्यूम रखना पड़ता है। और हम सब साथियों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन के फिर अलग अलग बांधों पर अपनी अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि आलोक भाई और सिल्वी बहन जैसे सरदार सरोवर में जुड़ गए, आलोक भाई बाद में जुड़ गए, लेकिन उन सब ने, सिल्वी बहन, चित्तरूपा बहन हरसूद में भी थी, और उसके आगे चलने का जब हमने तय किया, तो अलग अलग बांधों के लोग हमारे पास पहुंचते हुए हम लोग वहां पहुंचे, पर कहीं एक ही समूह को सब जगह पहुंचना संभव नहीं था। तो हम लोगों ने फिर बंटवारा कर दिया, आंदोलन का नहीं, बांधों का, और हमने तय किया कि अपने अपनी जगह पर अपन अपन लड़े। पर हमारे कॉमन थे वकील, जैसे एडवोकेट संजय पारिक जी, एडवोकेट प्रशांत भूषण जी, इन सब लोगों ने बहुत ही प्रो बोनो यानी निस्वार्थी रूप से हमारी लड़ाई लड़ी। कभी राजीव धवन जी को, कभी निखिल नैयर जी को आलोक भाई ने साथ दिया। हाई कोर्ट में हम सब लोगों को खुद खड़े होना पड़ा, मैं भी नहीं, आलोक भाई भी, तरुपा बहन भी, हमारा वो अनुभव भी बहुत महत्व का रहा। इसलिए कानूनी और मैदानी लड़त जो जीवटता के साथ आगे चलती रही है, उसके आज 35 साल सरदार सरोवर से शुरुआत जब हुई, उसको अगर शुरुआत का स्तंभ पकड़े तो अभी 35 साल पूरे हुए। पर ये सिलसिला न विकास के विकृति का रुका है, न ही विस्थापितों के पुनर्वास में जो त्रुटियां हैं वो परिपूर्ण हुई है। आज भी पेंच बांध के लोग लड़ रहे हैं, अलामट्टी के लोग लड़ रहे हैं, वहां भी बैक वाटर के विकृति का सवाल है। और पुनर्वास में आजीविका के साथ पुनर्वास, ये अगर नहीं दे सकते हैं तो क्या कहें हम लोग उसको पुनर्वास। जमीन के साथ जिनको पुनर्वास मिला है,
ऐसे 20,000 परिवार सरदार सरोवर में है, पर बाकी बांधों में अगर एक को भी उन्होंने जमीन के साथ पुनर्वास नहीं दिया, भले अनुदान दिए, भले कुछ लोगों को घर प्लॉट दिए, कुछ लोगों को फिर भी छोड़ा, तो हम लोगों को ये सवाल उठाना ही चाहिए कि क्या विस्थापनवादी विकास को हम मंजूर करते हैं या ना मंजूर करते हैं। और इसीलिए जल नियोजन का विकल्प, ऊर्जा निर्माण का विकल्प, ऊर्जा के भी झूठे दावे करना, झूठे लाभों के लालच दिखाना, और सरदार सरोवर तक ऊर्जा नहीं बनी, मध्य प्रदेश को कोई लाभ नहीं मिला, ऐसी स्थिति एक एक बांध के पोस्ट फैक्टो पुनर्विचार से ही आती है। और हमारा वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स जब बना, सरदार सरोवर की लड़त से हम वहां तक पहुंचे, तो एज अ कमिश्नर मैं आपको कहती हूँ कि दुनिया में कहीं नर्मदा घाटी के इतना भी पुनर्वास नहीं हुआ है। और उस कमीशन का जो मल्टी स्टेक होल्डर्स थे, बांध बनाने वाले भी थे, साहूकार के प्रतिनिधि भी थे, लेकिन ये निष्कर्ष निकला कि कुछ भी करे हम लोगों को विकल्प ढूंढने ही पड़ेंगे। तो आज कोरोना ग्रस्तों को लेकर पर्यावरण तक के जो सवाल उठाए हैं, उन सवालों को हम लोगों को वैकल्पिक विकास तक ले जाना पड़ेगा। वैकल्पिक जल नियोजन, वैकल्पिक ऊर्जा निर्माण, जिसके प्रतीक तो हमने अपने अपने क्षेत्र में दिखाए हैं। छोटा माइक्रो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाया, छोटा जल नियोजन किया, लेकिन आज हम लोग निर्माण में कम पड़ रहे हैं। संघर्ष को, उस हरसूद सम्मेलन को जैसे पूरे देश भर के लोगों ने साथ दी और दुनिया भर में आवाज उठी, मुझे लगता है आज भी समन्वय की जरूरत है। कहीं एक जगह लोगों को उजाड़ा जा रहा है, कैमूर में गोली चली है या और कहीं गोली चली है डूंगरपुर पे, तो हम लोगों को खड़े होना चाहिए। और इसीलिए किसानों मजदूरों का समन्वय भी जरूरी है, मछुआरों को भी किसान की परिभाषा में लेना जरूरी है, और इस प्रकार के ताकतवर समन्वय से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ये माना। इसलिए जन विकास आंदोलन के नाम से नहीं, पर ओम प्रकाश रावल जी, राकेश दीवान जी जिसमें शामिल थे, उस बैठक में हमने निर्णय लिया, भोपाल में ही जो हुई थी, और मेरे ख्याल से उस समय तक कौन कौन जुड़े थे, आलोक भाई भी एक युवा विद्यार्थी नई ऊर्जा लेकर हमारे साथ जुड़े। तो हम लोगों ने तय किया कि जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय होना चाहिए, जिसमें जातिवाद और धर्म सांप्रदायिकता का भी विरोध और जागतिकीकरण, भूमंडलीकरण के अर्थनीति का भी विरोध होना चाहिए। तो व्यापक विचारधारा और व्यापक समन्वय बनने में हरसूद आज भी प्रतीक रहा। मैं बस एक ही बात आपको कहना चाहती हूँ कि आखिर जब जून 2004 में हरसूद डूबने आया, तब मुझे भूल नहीं सकती मैं कि हम लोग जब रात को वहां पहुंचे और रात को 12 बजे तक मीटिंग हुई, बड़ी सभा हुई, और उस सभा में ये तय हुआ कि अब हरसूद को लोग डूबने नहीं देंगे। लेकिन कुछ ऐसे मंत्री, विजय शाह जैसे भाजपा के, वहां पहुंचे और उन्होंने इस प्रकार से लोगों को भरमाया और इस प्रकार से लालच दिखाई कि खुद के हाथ से घर जो तोड़ेंगे उनको कुछ 25,000 रुपया ज्यादा देंगे। साथियों, ऐसी लालच में भी लोगों को फंसाया जाता है। ये हम हर विकास योजना में और संघर्ष में देखते हैं। और इसीलिए दूसरे दिन भोपाल जाने के लिए तैयार होने वाले लोग, जो 50-100 निकलने वाले थे, वो नहीं निकल पाए, वो दुखी हो गए और मंच पर से माइक हाथ में लेकर हम लोगों को कहना पड़ा कि अब तो हरसूद का भविष्य तय करेगा। साथियों, पर अच्छा हुआ कि उसके बाद हमारे कुछ साथियों ने उस पूरे क्षेत्र को अपना लिया और कानूनी और मैदानी लड़ाई जारी रखी, तो कुछ लाभ मिले। पर आज भी इंदिरा सागर के लोग कराहते हैं, सरदार सरोवर के बचे हुए लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि उनका पुनर्वास पूरा होगा। लेकिन क्या नदी बचेगी? क्या विकास की अवधारणा बदलेगी? ये सवाल जब तक जीवित है तब तक संघर्ष और समन्वय भी जीवित रखना पड़ेगा। मैं अगर ज्यादा समय लिया है तो माफी चाहती हूँ, आगे की पूरी बात करेंगे साथी। जिंदाबाद। मैं अभी बस में चढ़कर फिर इसको चालू रखूंगी। जिंदाबाद मेधा जी। और मेधा जी ने जिस तरीके से बताया, तो हमें पता चलता है कि हरसूद के संकल्प दिन जब जन विकास आंदोलन का निर्माण और उसके बाद जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के निर्माण की एक बात की, लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने कहा कि हरसूद जब
डूबा, उसको लेकर जो पूरी प्रक्रिया चली, उस प्रक्रिया में उस हरसूद के सारे विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर काम करना, इंदिरा सागर के जो सारे बांधग्रस्त लोग हैं उनके साथ काम करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक गुट जिसमें उन्होंने बार बार जिक्र किया चित्तरूपा जी का, आलोक जी का, धर्मराज जी का, रमेश भाई बिल्लोरे का, ये सारा गुट जिस तरीके से काम करता रहा और आज भी हरसूद केवल यादों में जिंदा नहीं, तो हरसूद में जिस तरीके का एक पुनर्वास और विस्थापित लोगों की पूरी त्रासदी लोगों के सामने लाना और सरकार को झकझोरना और बार बार उसको लेकर रणनीति और हाईकोर्ट में भी फैसलों के लिए लगातार बैठे रहना, ये जो जद्दोजहद है ये इन लोगों ने की। तो मैं अभी धर्मराज जी को बुलाती हूँ कि धर्मराज जी आज उस पूरे विस्थापन का एक खुद शिकार तो है ही, लेकिन उस तरीके से उन्होंने, धर्मराज जी ने एक किताब लिखी है और वो किताब में आप देखोगे कि वो पूरे जो रेखा चित्र है उसमें वो सारी बात स्पष्ट होती है कि उनके साथ क्या व्यंग किया गया, सरकार ने किस तरीके से उनके साथ व्यंग किया। और आलोक जी को मैं कहती हूँ कि आप ये पूरी चीजों को एक समेट कर आप एक पूरे परिप्रेक्ष्य में धर्मराज जी के बाद रखें। धर्मराज जी आइए, आप बात रखें। हरसूद इस विस्थापन में सबसे शहर था, करीब हरसूद की 22,000 आबादी इसमें डूबी थी और हरसूद का 1949 से ही इस डैम का पे जब विचार विमर्श चल रहा था, जब से हरसूद को डूब में बताया था 49 से, तो 49 के बाद हरसूद में 1989 में यह सबसे बड़ा जन आंदोलन हुआ था, जिसमें देश विदेश के पर्यावरणविद, पत्रकार, प्रमुख विख्यात हस्तियां सब आई थी और एक बड़ा आंदोलन उस समय हरसूद के लिए हुआ था। सन 2000 में जब हरसूद में सन 2000 में जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उस समय केंद्र सरकार की कंपनी एनएचपीसी और मध्य प्रदेश शासन को मिलकर संयुक्त उपक्रम एनएचडीसी बना था। एनएचडीसी जिसमें एनएचपीसी की 51% हिस्सेदारी थी और मध्य प्रदेश शासन की 49% हिस्सेदारी थी। सन 2001 से में जब हरसूद के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई और हरसूद के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई और जब 2003 में उमा भारती मुख्यमंत्री बनी और 31 दिसंबर 2003 को शासन ने एक निर्णय जारी करा कि 30 जून तक हरसूद को खाली करना होगा आपको और अपना संपत्तियां और ये सब, तो 30 जून को खाली करने का एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ना तो लोगों को कोई मुआवजा की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ना उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नया हरसूद मेरे एक दोस्त इंसान दोनों ने मिलके एक जनहित याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई कि ना हरसूद को लोगों को ना मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करी है, ना मुआवजा, ना पुनर्वास का कोई एक नोटिफिकेशन है। 30 जून 2004 को हरसूद को खाली किया जाएगा। उसकी सूचना हमारे पुलिस और अर्धसैनिक बल को भेज के हरसूद में पूरा एक तरह से हरसूद वालों को डराया धमकाया कि ये हरसूद खाली कर दे। लोगों को जब तक ना बहुत लोगों को ना मुआवजा मिला था, ना उनको पुनर्वास का कुछ किया था। और 29 जून को जब उसके पहले इन्होंने इस तरह से पूरा वो हरसूद वालों को डराया धमकाया और
खाली करने के लिए बाध्य किया। इधर वर्गीव डैम से पानी छोड़ के ये कोशिश बताने की कोशिश की कि 10% का पैकेज दे के लोगों को ये अब तोड़ लोगे तो 10% आपको पैकेज देंगे और आप मकान खाली कर दो, आपको इतना अच्छा पुनर्वास देंगे हम, ऐसा बहुत और चीज हरसू में तो पूरा हरसू की स्थिति देख के क्योंकि लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, अपना सामान वो कर रहे थे। हरसू की स्थिति बहुत ऐसी स्थिति हो गई थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा थी कि क्या करे, कहाँ जाए। ना छनेरा में कोई डेवलपमेंट किया था तो वहां पे किसी को ना, तो लोग भागते दो कैसे भी कोई कहीं गया, कोई छनेरा गया, कोई खिड़किया गया, कोई हरदा गया, कोई इंदौर गया, ने सब अपने अपने जो एक विस्थापन था वो बहुत दर्दनाक था, एक बहुत बड़ी त्रासदी हरसू वालों के लिए थी, वो त्रासदी थी। और मैं उस समय मैं हरसूद में था, मैंने कुछ कार्टून्स बनाए थे और मैंने एक प्रदर्शनी पत्थरों के ढेर पे लगाई थी ये कार्टूनों की कि ये त्रासदी हरसूद वालों के साथ जो हुआ था। तो वो प्रदर्शनी उस समय आलोक भैया और उस समय फिर आलोक भैया से को बताया कि ये इस तरह से हमने याचिका लगाई है, हाई कोर्ट ने इस तरह से आदेश किया है, ना हरसू में नहीं है, लोगों बहुत वो हो रहे हैं। तो हरसू के फिर आलोक भैया और इन्होंने हमारे याचिका के साथ जुड़ के हरसूद में जो पुनर्वास नीति में जो सुविधाएं थी वो थोड़ी सब सुविधाएं आज में कोर्ट ने आदेश जो एनएडीसी के दबाव में जो मुआवजा निर्धारित किया था वो जमीनों का मुआवजा 13,192 रुपए प्रति एकड़ एक शताब्दी पहले के बंदोबस्त लगा जो 1912-13 का था उस आधार पे किया था, जो करीब 30 पैसे स्क्वायर फीट होता है। तो लोगों को उनकी जमीनों का मुआवजा 30 पैसे स्क्वायर फीट दिया उन्होंने। वो 30 पैसे स्क्वायर फीट जिस बिजली के कारण आज लाखों लोगों को जिंदगी मिल रही है या हवा पानी रोशनी मिल रही है, वो 30 पैसे स्क्वायर फीट में ये हरसूद की जमीनें और डूब क्षेत्र के जितने गांव हैं सबकी जमीनें 30 पैसे स्क्वायर फीट में शासन ने लोगों से छीनी है। आज 2 दशक हो गए लोगों को कोर्ट में लड़ते ये पुनर्वास की लड़ाई और मुआवजे की लड़ाई लड़ते 2 दशक हो गए। 2001 में अधिग्रहण हुआ था और 2001 से 2020 हो गया है। 2 दशक में आज तक लोगों को ना न्याय मिल रहा है ना कुछ है। 30 पैसे स्क्वायर फीट में एनएचडीसी ने करीब 4,300 करोड़ रुपया बांध के निर्माण और इस पे और टोटल 250 गांव के मुआवजे पुनर्वास पे 1160 करोड़ रुपया खर्चा करके किया था। वो एनएचडीसी ने बिजली बेच के उतना करीब 5,000 करोड़ रुपया 2015 तक कमा लिया है। जो एनएचडीसी द्वारा जो बिजली बेची जा रही है वो 3 रुपये यूनिट में शासन को दी जा रही है। आज मेरी जमीन 30 पैसे स्क्वायर फीट में हमारी जमीनें ले ली 30 पैसे स्क्वायर फीट में। आज हम 1 यूनिट बिजली लेते हैं तो हमको 6-7 रुपए यूनिट में मिल रही है ना। आज हमारे को एक यूनिट बिजली हम जलाते हैं तो हमारे कितने स्क्वायर फीट का उसमें जमीन जा रही है समझ लो। तो इन्होंने किस तरह से लोगों को वो किया है ये कंपनी ने। और आज इन्हें हमको एक विस्थापित नहीं समझते, वो एक आतंकवादी समझते कि ये लोग तो अड़ंगे डालते हैं, ये लोग ये वो करते हैं और इन्हें प्रताड़ित करना और
2 दशक से लगातार विस्थापितों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आज हरसुद में लोगों को जो प्लाट भी दिए हैं तो उनको मालिकाना हक आज तक नहीं मिला। उनको 2 दशक हो गए, उनको मालिकाना हक आज तक नहीं मिला है। आज यदि उनको मकान बनाना है या लोन लेना है तो बैंक साहब उस पर लिख देती है कि ये प्लाट पे लोन नहीं दिया जाएगा। आज तक मालिकाना हक नहीं मिला, तो इन्होंने कहाँ मुआवजा दिया लोगों को, कहाँ विस्थापन किया। जिस बिजली के लिए आपने हमारी जमीनें ली है, हमारे घर मकान लिए है, वो उसमें 1 यूनिट बिजली नहीं आ रही है, उस पैसे से एक कोरा कागज नहीं आता है। आज ये एनएचडीसी के जितने अधिकारी है, आज उनके पास 25-25 हजार इस कंपनी के शेयर है, 25-25 हजार शेयर है। और आज हम लेने चाहे तो एक कोरा कागज नहीं आता 30 पैसे में, तो हम कहाँ से शेयर लेंगे एनएचडीसी के। तो ये इन्होंने एक इसको इंदिरा सागर को एक बहुत बड़ा बिजनेस वो बना लिया है। आज हनुमंतिया टापू हरसूद के उस पर हनुमंतिया टापू बना हुआ है। हनुमंतिया टापू में कैबिनेट, मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक होती है, वहां पे मौज मस्ती करने पूरा कैबिनेट जा रहा है हनुमंतिया टापू में। और आज विस्थापित देखो तो अभी कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, यानी उसको आज तक न मुआवजा मिला है ना उसका व्यवस्थित पुनर्वास हुआ। आज कहाँ जाएगा? आज यानी एक गांव से दूसरे गांव व्यापार खत्म हो गए, भटकते भटकते आज एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ला, यानी आदमी जो जिनके पास मकान था वो किराएदार हो गया है। जो इन्होंने नए हरसूद में जो नए भवन बनाए हैं सरकार ने, वहाँ 525 रुपये स्क्वायर फीट में भवन बने हैं, वहाँ के सरकारी भवन। और इन्होंने जो कंपनसेशन दिया भवनों का वो 82 रुपये स्क्वायर फीट न्यूनतम दिया है। 82 रुपये स्क्वायर फीट में कौन सा मकान बन जाएगा, क्या बन जाएगा? आज एक इतने बड़े शहर का मुआवजा मात्र 72 करोड़ रुपया, मात्र 72 करोड़ रुपए में क्या हो, है ना, आदमी को तो आदमी पूरी तरह से तबाह हो गया है। जिस दिन 30 जून को मेरा बता तो मेरी दुकान थी कपड़े की, अच्छा बिजनेस था मेरा, तो उस समय मेरे यानी उसमें कम से कम 15-20 लाख का माल था। और मैं जबलपुर से 30 जून को हरसूद आया तो उस समय यानी वो मकान यानी वो पूरा कपड़ा ऐसे ही चले गया, मेरा पूरा व्यापार बंद हो गया मेरा। उस समय से आज तक अभी मैं 3 साल पहले 4 साल पहले इंदौर में फिर नई शुरुआत करी कपड़े की, तो सब व्यवसाय खत्म। आज मेरे है ना 3 पीढ़ी है ना, सब 3 पीढ़ी हो गई है ना, कहीं न्याय मिलने से पी रहा है, लोग कोर्ट में भटक रहे हैं। ये दीदी और आलोक भैया थे तो आज इतनी हरसूद वालों को इतनी सुविधाएं मिली, इतनी व्यवस्थाएं मिली है, इतना न्याय, थोड़ा बहुत जो न्याय है वो मिला है। बाकी अभी भी 2 दशक हो गए, अभी कोर्ट में लड़ते लड़ते बस एनएचडीसी या सरकार ये नहीं चाहती है कि इनको जो कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं, निचली कोर्ट ने ऑर्डर करे हैं, निचली कोर्ट ने वो किए, उनको नहीं देना चाहती है। वो अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तो वो मुआवजा देना नहीं चाहती है। आज 30 पैसे माननीय कोर्ट को भी ये समझना चाहिए कि 30 पैसे स्क्वायर फीट मुआवजा दिया है तो 30 पैसे में क्या आता है ना। आज ने कोरा कागज नहीं, जिस भी ने पानी हवा रोशनी जिसके लिए हमारी बिजली ली है, वो पानी हवा रोशनी के लिए 1 यूनिट बिजली नहीं आ रही है। तो आदमी को पूरी तरह इन्होंने बर्बाद कर दिया। और ये आज ये विस्थापितों को तो आतंकवादी समझते हैं कि बस विस्थापित जो है कि ये तो हमारे खिलाफ खड़े हैं तो इनको किसी तरह इनको दफन कर दो। तो खंडवा में जब तक रहा तो मैं मेरे घर के आसपास या जब भी कुछ ऐसा वो होता था तो मुझे
लगातार प्रताड़ित हुआ हूँ मैं। 2010 को मैंने खंडवा छोड़ा, तो खंडवा जब तक मुझे प्रताड़ना झेलना पड़ी उन अधिकारियों की, और मुझे ये कहा था कि ये जो है इनके कारण ये सब चीजें, तो बहुत जो लोग गए हैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सब लोग टूट चुके हैं। उनका जीवन में कुछ नहीं बचा है। कई लोग उसमें चले गए, कोई उससे चले गए, धर्मराज रही है। और जी धर्मराज भाई, आपने जो कहा कि आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सारे शारीरिक रूप से हम लोगों को प्रताड़ित किया गया, इस मुद्दे पर हम लोग यहाँ रुकते हैं और फिर आलोक जी को भी बुलाती हूँ और फिर से आप लोगों को थोड़ा सा समय दे देंगे। हम लोग 7:30 बजे तक ये पूरा चर्चा सत्र चलाएंगे। आपने जो बातें रखी है और जिस तरीके से आपने ये पूरे निजी अनुभव बयान किए हैं और उसके साथ आपने हाईकोर्ट की लड़ाई को लेकर भी बात करी है, तो ये जो पूरी विस्थापन की त्रासदी है वो कोई कैसे एक व्यक्ति ने झेली है, इसको धर्मराज जैन जी ने आपके सामने रखा। जब उनका वो 30 जून का एक मसला भी था कि उनकी बेटी 3 साल की थी और उसको लेकर वो निकले थे। आज उनकी बेटी बड़ी हुई है। आज ये पूरी पीढ़ियों ने देखा है कि अपने बाप ने, अपने माँ ने किस तरीके की जद्दोजहद की है। ऐसे कितने सारे परिवारों को लेकर आलोक जी, सिल्वी जी और बाकी सारे अन्य लोग, रमेश भाई खुद लिखते रहे, धर्मराज जी खुद लिखते रहे, उन्होंने कुछ कार्टून्स बनाकर लोगों को बताया, प्रदर्शनी करते रहे, इन सबको जिंदा रखा और ये लड़ाई को जिंदा रखा। तो मैं आलोक जी आपको बुलाती हूँ कि आपने इस जिंदा रखा, तो उसको हम जिंदाबाद जब कहते हैं तो ये जिंदाबाद है एक्चुअली। तो आलोक जी आइए, बात रखिए। शुक्रिया लता। बहुजन संवाद के सभी साथियों को जिंदाबाद। आप सभी को जिंदाबाद। हमारा विषय यह है कि हरसूद एक था, हरसूद संघर्ष और विस्थापन। निश्चित रूप से 28 सितंबर 1989 को हरसूद में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, जिसमें शायद देश में एक पहली बार एक बहुत बड़े विकास के मुद्दे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। पर जो साथी इसको देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हरसूद असल में इंदिरा सागर बांध की डूब में आने वाला एक बड़ा शहर, एक तहसील था, जिस बांध में पहले 249, फिर 254 और अंत में जब डूब में आए तो 270-75 गांव हो गए। बहुत बड़ा बांध है ये। मैं सोच रहा हूँ कि उसकी एक थोड़ी सी कहानी सुना दूंगा तो शायद ये विस्थापन क्या होता है, उसके क्या क्या पहलू होते हैं, वो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी के ऊपर बन रहा है और एशिया का दूसरे नंबर का जलाशय है। मतलब केवल चीन में एक थ्री गॉर्जेस डैम है जो इससे बड़ा है, इसके बाद इंदिरा सागर बांध है। 3 जिलों में ये पड़ता है और इसका पूरा जो उसका वो है परिधि जो है, सर्कमफ्रेंस है, करीब 300 किलोमीटर है। राकेश एक प्रश्न खड़ा कर रहे थे, वो वाजिब प्रश्न था कि 1989 के बाद इंदिरा सागर में क्यों नहीं संघर्ष खड़ा हुआ। नमेदा जी ने इसका थोड़ा जवाब दिया कि कोई संघर्ष खड़ा करना अपने आप में एक इतनी बड़ी चीज होती है, उसमें कार्यकर्ताओं का समूह अगर दिन रात लगे, और खास तौर पर इंदिरा सागर नर्मदा घाटी का सबसे बड़ा एरिया है। मतलब मैंने बताया 300 किलोमीटर का उसका परिधि है। मतलब हम जब एक बार निकलते थे तो 8वें दिन वापस आते थे पूरा घूम के। तो इसलिए शायद वो क्षमता हमारे पास नहीं थी। 1998 में एक बार फिर हमने प्रयास किया, परंतु फिर हमें लगा कि हमारे पास क्षमता नहीं है, तो वो छूट गया। पर जब सन 2004 में, मतलब हरसूद सम्मेलन के करीब 15 साल बाद, जब जून में हरसूद को तोड़ा जा रहा था, तो मैं और हम लोग कुछ साथी वहां गए और जो भयावह स्थिति देखी तो हम कांप गए। मतलब एक तरफ हरसूद में हर व्यक्ति अपने घर पर खड़ा हुआ अपने घर को तोड़ रहा था, क्योंकि वो 25 ये था कि कल शाम तक अगर तोड़ दोगे तो 25,000 रुपए मिल जाएंगे। पानी बरस रहा था, घुड़सवार पुलिस हरसूद में घूम रही थी, और उसके पहले हम लोग को छनेरा पड़ा जहां पर हरसूद का पुनर्वास स्थल होना था। हम लोग पहले छनेरा में गए, हमारे सामने आंधी आई, एक टीन गिर गई और एक बच्चा घायल हो गया।
फिर जब हम छनेरा से हरसूद जा रहे थे तो रास्ते भर में भीगती बारिश में ट्रैक्टर पे अपने सामान, अपनी ईंटें लेके लोग आ रहे हैं, और फिर हरसूद के अंदर घुड़सवार पुलिस थी और लोग अपने घरों को तोड़ रहे। और फिर जो गुस्सा आया, फिर हमने तय किया कि नहीं, अब यहाँ बैठकर लड़ाई लड़नी ही होगी। और उसमें सरकार ने बहुत कोशिशें की। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि सत्ता जो होती है वो हमेशा आपको बिल्कुल धक्का। हम लोग एक धर्मशाला गए, धर्मशाला से हमें खदेड़ा गया वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, फिर हम एक लॉज में गए, वहां से खदेड़ा गया, फिर एक विधवा महिला ने अपने घर में हमें शरण दी और जो अड़ी रही और उसका पुलिस कुछ ना कर सके। तो ये लड़ाई वहां से चालू हुई। पर एक चीज समझनी होगी कि इंदिरा सागर बांध में हरसूद चूंकि एक बड़ा शहर था, इसलिए एक हल्ला मच चुका। पर 2004 के पहले 139 गांव इंदिरा सागर प्रोजेक्ट के उजाड़ दिए गए थे पुलिस और बुलडोजर से, जिसकी कोई आवाज उठी नहीं थी। और उसके बाद 91 गांव और उजड़ने थे। और उस समय फिर हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब तो बैठ के हम लड़ाई लड़ेंगे। अब आप मजे की बात ये देखिए कि कोई पुनर्वास नहीं था। हरसूद में एक छनेरा है जहां पर पुनर्वास स्थल बनाया जा रहा था। उस छनेरा में, इस छनेरा का पुनर्वास स्थल की जमीन 1984-85 में ले ली गई थी, पर 20 साल में कोई विकास नहीं हुआ। और उस समय धर्मराज जी और एक और इनके साथी हैं हरकचंद सांड, उनकी एक याचिका थी हाई कोर्ट में, उसमें हम लोगों ने मदद करनी चालू की और फिर एक के बाद एक डायरेक्शंस दिलवाए, जीआरए को भिजवाया। तो पहली बार कुछ सड़क, कुछ नाली, कुछ बिजली, कुछ पानी की व्यवस्था होनी चालू हुई। मजे की बात यह है कि उस समय हम लाइवलीहुड की बात तो छोड़ दीजिए, मतलब हम कह रहे हैं जीविका की बात छोड़ दीजिए। अगर आपको याद होगा कि अरुंधति राय पे जो कंटेम्प्ट हुआ था, वो इस बात पे हुआ था कि वो हंस दी थी ये पढ़कर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट बिजली, पानी, सड़क और झूलों की बात कर रहा है। पर हम देख रहे थे कि हरसूद में जीविका का छोड़ दीजिए, बिजली, पानी, सड़क, नाली भी नहीं थी और लोग क्या करेंगे कुछ पता नहीं था, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी। तो हाईकोर्ट से वो हमने दिलवाने चालू किए और फिर 300 किलोमीटर के दायरे में संगठन बनाना चालू किया। और मजे की बात यह है कि दिसंबर आते आते राज्य सरकार ने घोषणा कर दी कि अप्रैल 2005 में हम इंदिरा सागर पूरा भर देंगे और अंतिम चरण के 91 गांवों को भी डुबो दिया जाए। धनुभाई को याद होगा, अखबारों में विज्ञापन आ गए। आप देखिए सरकार कैसे काम करती है, जो साथी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। रेडियो पर सुबह और शाम 2 बार सूचना आती थी कि 30 अप्रैल के पहले सभी लोग गांव खाली कर दें और नहीं तो डूब आने पर कुछ हानि होगी तो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी। और मजे की बात थी कि इन गांवों में बहुत से गांवों का पुनर्वास तो छोड़िए, भू अर्जन तक नहीं हुआ। और फिर हम लोगों ने लड़ाई चालू की, खंडवा में प्रदर्शन किए, भोपाल में प्रदर्शन किए और हम लोग हाईकोर्ट में गए। और हमारे भाग्य से हाईकोर्ट के जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे और उन्होंने सरकार के ऊपर बहुत ठोस रूप से कार्रवाई करते हुए कहा कि आपकी हिम्मत कैसे होगी, बिना भूअर्जन के आप डूब की बात करते हैं। और पहली बार पूरे इंदिरा सागर क्षेत्र के हर परिवार को 21,000 रुपए प्रति परिवार का जुर्माना सरकार के ऊपर लगाया और इसने पूरे क्षेत्र में एक मैसेज दिया और एक बहुत बड़ा संगठन का निर्माण वहां हुआ। अब दूसरी बात जो महत्वपूर्ण थी कि पुनर्वास तो नहीं हो रहा था, पर हर गांव में पुलिस चौकी बन गई थी। 100 हरसूद को भी पुलिस से तोड़ा गया, पूरी घुड़सवार पुलिस थी। और उसके पहले के 139 गांव को भी बुलडोजर और पुलिस से ही तोड़ा गया था। तो यहाँ भी वही रणनीति थी, हर गांव में पुनर्वास अधिकारी का कोई कार्यालय नहीं मिलेगा, पुनर्वास अधिकारी नहीं मिलेगा, हर गांव में पुलिस चौकी थी। यहाँ भी ये तैयारी थी कि अप्रैल के पहले पहले पुलिस के बल पर इसको तोड़ दिया जाए। पर फिर संघर्ष आगे बढ़ता गया और अंत में ये हुआ कि जहां एक तरफ सरकार ने जुर्माना किया ही किया, पर फिर डूब नहीं आई और फिर सारी पुलिस चौकियां हटानी पड़ी। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि संघर्ष का क्या अंतर पड़ता है वो साफ देख सकते हैं। और फिर 2004 के बाद 2012 तक 8 साल तक सरकार इंदिरा सागर में पानी नहीं भर पाई। पूरे क्षेत्र का फिर से दोबारा सर्वे करवाया गया। पूरा सर्वे दोबारा होने पर करीब 8 से 10 हजार घर और 8 से 10 हजार एकड़ जमीन जो डूब में नहीं बताई गई थी वो डूब में आ गई। दूसरी तरफ
जो याचिका थी धर्मूभाई की और इनकी, इस याचिका के माध्यम से हरसूद शहर में तमाम सुविधाओं चलती रही, और जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की याचिका थी उससे हम बाकी सारे गांवों के जो शेष गांव थे, जो डूब चुके थे और जो नहीं भी डूबे थे, उन सभी गांवों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे। अब जमीन पे लड़ाई एक तरफ हो रही थी, कोर्ट में एक और तरफ हो रही थी, और कोर्ट में बड़े उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा जो बाद में चीफ जस्टिस बने, उन्होंने फिक्स कर रखा था कि हर मंगलवार को 2 बजे, यानी कि हर वीकली मॉनिटरिंग पूरी हो रही थी। ये लड़ाई चलते चलते चलते, पर इसके बावजूद भी तमाम बार जल सत्याग्रह करने पड़े, तमाम बार जेलें जानी पड़ी, करते 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 अंत में 2012 में वो पानी भर सके। पर इस बीच में निश्चित रूप से लोगों को कहीं राहत मिली। एक देखिए, विस्थापन के साथ जो मुद्दे जुड़े हैं, एक तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब विस्थापन आता है, लोगों को ना तो उसके अधिकार बताए जाते हैं, और दूसरी तरफ भय का वातावरण क्रिएट किया जाता है, और हर व्यक्ति, वो छोटा सा पटवारी आरआई से लेके हर व्यक्ति विस्थापितों को डराता है, और उसके बाद पुलिस है, बुलडोजर है, वो सब डराता है, और पूरा आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। बताओ, आप देखेंगे कि एक बड़ा किसान, बड़ा समृद्ध किसान भी होगा, बड़ा ताकतवर भी होगा, वो भी एक आरआई और पटवारी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ नजर आता है। इस पूरे संघर्ष ने वो आत्मसम्मान वापस दिलाया। 2004 के बाद से किसी गांव में पुलिस नहीं जाने दी, किसी गांव में कोई नहीं जाने दिया, और उसके बाद कहीं कोई तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं हुई। तो एक बड़ी उपलब्धि थी कि आत्मसम्मान वापस मिला। दूसरी बड़ी चीज जो हुई कि बहुत हजारों लोग छोड़ दिए गए थे, उनको लिया गया। तीसरी चीज थी कि करीब 8 साल जब पानी रुका, तो उससे एक बहुत बड़ा ब्रीथिंग टाइम मिल गया है, लोगों को अपनी व्यवस्था करने का समय मिल गया। तो इस तरीके से ये संघर्ष के कारण एक परिस्थिति पूरी तरह से बदली, बहुत बड़ी राहत मिली पर अधिकार नहीं। ये बात मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। राहत काफी मिल गई, पर जो अधिकार थे, और खास तौर पर जिनकी जमीनें गई, उनका जमीन के बदले जमीन का जो अधिकार था, वो अधिकार जिस कोर्ट ने लगातार मॉनिटरिंग करके बाकी सब कुछ दिलाया, पर वो जमीन के बदले जमीन का अधिकार नहीं दिलाया। या हरसूद की बात अगर आप फिर से कहें, तो जैसे धर्मू भाई कह रहे हैं कि जो मुआवजा दिया गया था इतना कम था, और फिर लोग कानून के तहत कोर्ट में जाते हैं, फिर नीचे के कोर्ट से हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर उसमें 2 पीढ़ियां निकल जाती हैं, और उस 2 पीढ़ियों के बाद भी मुआवजे में कोई पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है। तो इसलिए तो 1989 का सम्मेलन था जो कहता था कि बड़े बांध एक बड़ा विस्थापन है, और ये विकास नहीं, विनाश है। एक्चुअली इंदिरा सागर परियोजना, जिसका हरसूद एक प्रतीक है, उसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इतना बड़ा विस्थापन, 3 लाख से ज्यादा लोग उजड़े, पर पुनर्वास नीति के तहत पूरी तरह से बस तो इनका पुनर्वास ना हो पाया। एक बांध जिसमें 1 लाख एकड़ जंगल डूबा, जो जंगल करोड़ों साल में बनता है। मुझे याद है कि 2000 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें एक जगह जिक्र आया है कि क्या इस जंगल की कीमत आंकी जा सकती है। तो उस जजमेंट में लिखा है कि आंकी तो नहीं जा सकती है, पर फिर भी अगर रफली अगर हम इसको आंके तो 30,000 करोड़ बनता है। ये सन 2000 की बात कर रहा हूँ मैं। ये अगर 30,000 करोड़ उसकी बांध की कीमत में शामिल कर दिया जाए, तो इनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो पूरी तबाह हो जाएगी, पर उसकी कीमत कोई नहीं जाते। और पर्यावरणीय कीमत तो आप कोई आंक ही नहीं सकते हैं। और मजे की बात यह है कि वैध और अवैध तरीके से इंदिरा सागर के बांध क्षेत्र के डूब में आने वाला जंगल जो है, वो काटा ही नहीं जा सकता। काफी बड़ी संख्या में पेड़ पानी के अंदर ही डूब गए, उनको काट भी नहीं पाए। तो जो 1989 में बात हुई थी, वो इंदिरा सागर के उदाहरण ने सिद्ध की है। और इंदिरा सागर के उदाहरण से 2 चीजें सिद्ध होती है। एक कि निश्चित रूप से बड़े बांध बड़ा विनाश लाते हैं। भाई, हरसूद के लिए, इंदिरा सागर के लिए, हरसूद के लिए एक बहुत सुंदर पुनर्वास नीति है, पर उस पुनर्वास नीति के अनुरूप कोई आयोजन पहले से नहीं किया गया, उसका कोई प्लानिंग नहीं की, और प्लानिंग के हिसाब से कोई आयोजन नहीं हुआ। प्लानिंग इसलिए भी नहीं की गई क्योंकि वो संभव ही नहीं है। इतना बड़ा विस्थापन, जहां 3 लाख लोग उजड़ रहे हो, जहां पर आप 40,000 एकड़ जंगल जा रहा हो, जहां पर 53,000 एकड़ कृषि जमीन जा रही हो, वहां पर संभव 1.25 लाख एकड़ कृषि जमीन जा रही हो,
वहां पर संभव ही नहीं है इसका पुनर्वास नीति की तरह आयोजन करना। तो निश्चित रूप से संकेत बिल्कुल साफ है, वो ये कि इतना बड़ा जो डूब है वो इंसानों की हो या पर्यावरण और जंगल की डूब हो, वो निश्चित रूप से विनाश लाएगी और उसका कोई पुनर्वास करना या उसकी कोई भरपाई करना संभव नहीं है। मोटे तौर पे मेरा यही कहना है। कुछ प्रश्न होंगे तो मैं जवाब दे दूंगा, पर चलते चलते मैं एक अच्छी सूचना भी दे दूं, क्योंकि हम सब बात करते हैं तो फिर हमेशा ये लगता है कि इतना विस्थापन, इतना विनाश, इतना ये, तो हम लोग कुछ कर भी पा रहे हैं कि नहीं। मतलब मेरा इतना तो जरूर मानना है कि संघर्षों ने, वो चाहे किसी बांध में हुआ हो, चाहे सरदार सरोवर की बात हो या महेश्वर इंदिरा सागर कहीं भी बात हो, जहां संघर्ष हुए वहां पर लोगों को राहत मिली है, वो एक पॉजिटिव चीज है। और एक और जो सूचना शायद आप सब लोग को मालूम भी होगी, पर मैं जो दर्शक नहीं जानते हैं, जो देख रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि नर्मदा घाटी में ही सरदार सरोवर के पीछे का जो दूसरा बांध है, महेश्वर बांध, जो इस देश की पहली निजीकृत जल विद्युत परियोजना थी, उसकी 23 साल की लड़ाई के बाद सरकार को वो बांध, वो परियोजना खारिज करनी पड़ी है, बिना एक भी व्यक्ति के विस्थापन के। तो मुझे लगता है कि ये बात भी रेखांकित, और उसकी लड़ाई की अपनी एक बड़ी लंबी दास्तान है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी उसमें भी एक संवाद करें, क्योंकि उसमें बड़े पहलू हैं जो कि लोग समझे तो आगे के संघर्षों को मिलेगी। पर एक पॉजिटिव बात है कि अगर लोग पूरी शिद्दत से लड़ते हैं तो कहीं कहीं हमें वो रोशनी भी, बड़ी रोशनी भी दिखाई पड़ती है। तो मेरा मोटे तौर पे इतना ही कहना है। हरसूद यानी इंदिरा सागर की कहानी विकास, बड़े बांध विकास नहीं है, विनाश है, इसी को सिद्ध करती है मोटे तौर पर। शुक्रिया आलोक जी, बिल्कुल सही समय पे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने बयान की। शिद्दत से जब लोग लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं जीतते भी हैं, कहीं संघर्षों से राहत मिलती भी है। और हरसूद ने ये बता दिया है कि इंदिरा सागर, हरसूद और इंदिरा सागर की ये जो लड़ाई है, ये विकास नहीं विनाश का जो मॉडल है, बांध, बड़े बांध, वो बड़े बांध आज हमारे देश में किस तरीके से धोखा है। राकेश जी ने जो सवाल पूछे थे उसका एक जवाब देते हुए मेधा जी ने भी कहा कि ये जो सारी लड़ाई थी कि इस पूरे विनाशकारी विकास को लेकर हम मद्देनजर रखते हुए उसको एक केंद्र बिंदु बना पाए। आज हम देखते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने बहुत महत्व की बात की, वो है कि धर्मू भाई हो या फिर हमारे यहाँ राणा डाया हो या फिर मणिबेरी के कोई साथी हो या फिर बिल्कुल अभी जवान हुए सीढ़िया हो या जाना हो या हमारे जैसे शहर से आकर जुड़े हुए साथी हो, सबके मन में एक बहुत बड़ी चेतना और बहुत बड़ी जागृति ये लाई कि हमको सवाल पूछने हैं सरकार को कि किस तरीके का विकास आप ला रहे हो। आपने जो बताया कि 30,000 करोड़ वाला 1 लाख एकड़ जंगल जब डूब जाता है तो इस तरीके की विपदा है बड़े बांध। तो इसके लेकर जो प्रश्न चिन्ह पूरे नर्मदा बचाओ आंदोलन ने, आपके इंदिरा सागर के बारे में की लड़ाई ने, और 8 साल जब आपने रोक पाए हो एक पूरे प्रक्रिया को, तो हरसूद बना है एक स्मृति स्तंभ। लेकिन उस स्मृति स्तंभ की मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी, उसमें अभी देखा कि उसमें एक मछुआरे का जाल लटका हुआ है और अभी कुछ वहां बचा नहीं है और लोग केवल उस स्मृति स्तंभ को देखते हैं। तो हरसूद की और इंदिरा सागर की लड़ाई लड़ने के लिए आपने जो जद्दोजहद सबने मिलकर की है उसके कारण भी, और धर्मू भाई को, सिल्वी को, आपको, रमेश भाई को, बाकी सब जिनके भी जिक्र अभी मेधा जी ने भी की, ओम प्रकाश रावल जी हो या राजकुमार बर्गी में लड़ रहे हो, ये तवा, बर्गी, बरना, सुक्ता, सारी लड़ाइयां और महेश्वर बांध में उसका एक पूरा बहुत बड़ा जिक्र, ये जो है ये कितनी बड़ी, हमने 1 घंटे में कितनी बड़ी चीजें समझने की कोशिश की है। तो आपको धन्यवाद देती हूँ, धर्मराज जी को भी, और सुनीलम जी को कहती हूँ कि इसको लेकर किस तरीके से आप एक पूरे निचोड़ को रखते हो तो वो रखिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कल के बारे में बात करते हैं। साथियों, जिसने भी ये पूरा सुना होगा उसके रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि ये सब विकास के नाम पर हुआ और जो कुछ भी विनाश हुआ वो सब आपने सुना। इसमें सबसे पहले तो जो साथियों ने संघर्ष वहाँ पर किया है उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और अब उसका
ये तो नहीं हिसाब किताब निकाला जा सकता कि उससे क्या क्या लाभ हुआ। जो लाभ हुआ वो तो मेधा जी ने भी बताया, आलोक जी ने भी बताया, लेकिन जैन साहब का जो पूरा जो पीड़ा रही उससे ये पता चलता है कि कुछ राहत तो मिली, लेकिन जो बात आप दोनों ने कही कि लोगों को के साथ में न्याय नहीं हुआ, उनका अधिकार उनको नहीं मिला। अब सवाल ये है कि एक तो उसका लाभ मुझको लगता है सीधा सीधा ये हुआ कि आप लोगों ने नर्मदा घाटी में जो संघर्ष किया उसके चलते पूरे देश के अंदर आज कहीं पर भी ऐसा कोई बांध कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की नहीं बना सकती जहां पर कि लोग विस्थापन के सवाल को, पुनर्वास के सवाल को लेकर के तुरंत काम शुरू होने के पहले ही सब कुछ कमेटी बन जाती है, संघर्ष चालू हो जाता है। और उसके जो पीछे जो प्रेरणा रहती है वो आप लोगों की रहती है, जिन लोगों ने नर्मदा की घाटी के अंदर जो है इंदिरा सागर में या सरदार सरोवर के अंदर संघर्ष करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि उस स्तर के ऊपर लोगों को प्रेरित करने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम तो हुआ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जो है और सरकारें इतनी मोटी चमड़ी की हैं कि वो किसी भी स्तर के ऊपर कोई सबक सीखने को तैयार नहीं है। मैं 10 साल मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर था और उस विधानसभा की उस समय में नर्मदा घाटी को लेके, विस्थापन को लेके, छनेरा को लेके और सब कुछ बार मैं वहां पर गया भी हूं कई बार, और कई बार मैंने सवाल भी पूछे हैं, कई बार जवाब भी आए हैं। नर्मदा घाटी का जो एक समिति थी, परामर्शदात्री समिति, उसके अंदर भी मैं था और उसके अंदर जो भी कुछ संभव होता था आप सब लोगों की तरफ से मिलता था उसको वहां पर रखने का काम भी करता था। लेकिन सरकारों की संवेदनहीनता या ये कहा जाए कि संवेदन शून्यता वो दिखलाई पड़ती है। और अभी आज जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, आलोक भाई तो अब पता नहीं उस तरीके से चुनावी राजनीति में है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव डिक्लेयर हो गया है और चुनाव डिक्लेयर हो गया है और अभी जो है 16 अक्टूबर तक अंतिम तिथि है ना, नामांकन शुरू हो जाएंगे और फिर 3 नवंबर को रिजल्ट भी आ जाएगा। अब ये बात मैं यहाँ पर इसलिए खड़ी कर रहा हूं कि ये जो सबक हैं इस हरसूद के डूबने के, वो सबक या जो यहाँ पर 250 गांव डूबे, वहां 250 गांव डूबे, तो ये जो पूरे नर्मदा घाटी के अंदर जो है 500-700 से ज्यादा गांव को जो डुबोया गया और लोगों का वहां पर जो है पुनर्वास भी नहीं हुआ, जीविकोपार्जन के इंतजाम का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, आजीविका के इंतजाम का, वो मुद्दा कोई पार्टी ना तो लोगों के बीच में ले जाने वाली है ना उसके ऊपर चर्चा होने वाली है। और मैं वहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि जो आंदोलन वाले लोग हैं वो आंदोलन वाले लोगों को भी लगता है कि ये तो चुनाव का मामला है और हम तो चुनाव में है नहीं, हम तो किसी पार्टी में है नहीं, तो वो भी चुनाव के अंदर जाकर के जो मुद्दे उनको पार्टियों के चरित्र को लेकर के, पार्टियों के विकास को, नीति को लेकर के जो रखे जाने चाहिए, मुझे लगता है कि वो भी आंदोलनकारी समूहों के द्वारा भी कहीं पर भी चुनाव के समय, जिस इलाके में चुनाव होता है उस समय वहां रखे जाते हों। लेकिन अभी 28 राज्य जो है अभी जगहों पर चुनाव है मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक भी नेता आकर के वहां पर भाषण देगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, पक्ष का विपक्ष का, और ना ही कोई जन आंदोलन का समूह जाकर के लोगों से कहेगा कि भाई ये भी मुद्दा है, इसके बारे में भी लोगों से पूछो कि तुम्हारी विकास की क्या नीति है, और जब वोट देने के लिए जाओ तो लोगों से कहो कि भाई आपकी विकास की नीति जो विनाश वाली नहीं होनी चाहिए और वो हमको नामंजूर है। 30 पैसा का मुआवजा देकर के और तुम लाखों करोड़ों रुपए कमाने का काम अगर तुम करो तो वो हमें नामंजूर है, ऐसी कोई नीति। और उसका जो दोनों पार्टियों की बात है यहाँ पर, क्योंकि मौखिक मूल तौर पर दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, और अपने अपनी मतलब उस समय की स्थिति के हिसाब से अभी हनी बघेल जो है वो लगातार नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ में दिखलाई पड़ते थे, उसके बाद में वही मंत्री बन गए। कितना कुछ न्याय हो पाया ये इसके बारे में टीका टिप्पणी ना की जाए तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन सीधे सीधे जो भाजपा के लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी की जो पूरी टीम है, वो टीम तो पूरी तरीके से एक शुद्ध खिलाफ में रही। कांग्रेस पार्टी जो है उसने अगर कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं किया होगा तो उसने कम से कम संवाद करने का काम किया था,
ये बात का अनुभव पूरा आलोक भाई आपको भी आया और जो है मेधा जी को भी आया, दोनों मतलब बांधों को लेकर के जो कुछ चला उसके अंदर आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी स्तर पर संवाद करने को तैयार नहीं है। और जो पूरा का पूरा जो अथॉरिटी पूरी बनी है, वो अथॉरिटी या जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों या ट्रिब्यूनल के हों, किसी को भी पूरा कंप्लायंस करने का काम जो है वो भी कार्यपालिका करने को तैयार नहीं है। और मीडिया भी जो है, हो सकता है हरसूद दिवस के ऊपर वहां पर कितना छपा, जैन साहब बताएंगे। मुझे तो यहाँ पर कुछ भी देखने नहीं मिला। मतलब रोज में कम से कम 4 अखबार तो रेगुलर देखता हूँ, एक शब्द भी, एक लाइन भी किसी अखबार ने हरसूद की त्रासदी को लेकर के छापने का काम नहीं किया। मतलब मीडिया भी उसके ऊपर मूक दर्शक बना हुआ है, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी उसके ऊपर नहीं है। तो इसीलिए मुझको लगता है कि वो एक संघर्ष वाला ही एकमात्र रास्ता था जो आपने अपनाया। और ये जो इस तरीके के लोग कि अगर मेधा जी आई और वो घाटी के अंदर रह गई, उन्होंने 33-35 साल अपने लगाए और आप आए, आपने कहा कि जो हमने दृश्य देखा वो दृश्य मैंने भी देखा था जब घोड़ों की पुलिस घूम रही थी और लोग अपना मकान तोड़ रहे थे, तो आप वहां पर रुक गए। आपने रुक करके वहां पर जो है तोड़ने वाली कार्रवाई रुकवाने का काम आपने किया। आपने 8 साल तक जो है वो पानी नहीं भर पाया, इसका आपने एक तरीके का वो जो ब्रीदिंग टाइम आपने देने का काम किया। तो इस तरीके की जो लोग वो और पैदा हो समाज में, क्योंकि ये जो पूरी विकास का जो मॉडल है उसके ऊपर रीथिंकिंग तो इस देश के अंदर मुझे कहीं पर चलती हुई दिखलाई पड़ नहीं रही। पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप में दिखलाई पड़ नहीं रही है और इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर भी उस तरीके से कोई मतलब एक डिबेट जो है, हो सकता है कुछ इंटेलेक्चुअल्स में जो हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, जो घाटी के अंदर आते हैं, या जो लोग वहां पर 1 लाख का जो रैली थी या जिसको मतलब 50,000 की रैली थी, उस ऐतिहासिक रैली के अंदर, संकल्प मेले के अंदर उस समय जो लोग पहुंचे थे, लेकिन कुछ बात अभी बनी नहीं है। और इसलिए जो पूरा जो संघर्ष था उससे लोगों को राहत मिली। न्यायपालिका के से भी जो कुछ भी संभव था सब कुछ लगा करके लगातार, चाहे मेधा जी हो चाहे आलोक जी हो, कोर्टों के चक्कर लगा करके और मतलब 20-20, 50-50 फाइलें ढोते जो है और बहस करते वो सब मैंने अपनी आंखों से इसको देखा है। तो उनका तो एक तरीके से उन्हें सलामी किया जा सकता है और बहुजन संवाद की तरफ से उनको इसका मतलब बधाई ही देने का काम किया जा सकता है। लेकिन इस लड़ाई को, इस मुद्दे को जो है कम से कम बहुजन संवाद जो TR आठिया जी ने और जबर सिंह जी ने मिलकर के शुरू किया, लता जी जो है वो उन्होंने जुड़ करके इसको आगे बढ़ा, तो कम से कम हम इसकी चर्चा कर पा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि कम से कम ये बात 10,000 लोगों तक तो आज ही पहुंच जाएगी और भी ज्यादा लोगों तक भी कल ये YouTube में आ जाएगा। तो ये YouTube के अंदर अभी तक जो हरसूद के अंदर मटेरियल है, जितने जो भी कुछ है उसके साथ भी ये जुड़ जाएगा, तो कम से कम लोगों की स्मृति के अंदर रहेगा। नहीं तो उस समय का जब मैं देख रहा था तो ये बता रहे थे कि उस समय का जो राजा थे, जो जिन्होंने बसाया था, राजा हर्षवर्धन सिंह की नगरी को एक बार मुगलों ने तोड़ा था। तो ये जो सरकारें रही, इनको मुगलों से बेहतर माना जाएगा क्या? क्योंकि उन्होंने तो इस तरीके से डुबोने का काम मुगलों ने नहीं किया था, उन्होंने तो बर्बाद करने का काम किया था। लेकिन इन्होंने मुगलों से भी बदतर बर्ताव 2.5 लाख लोगों के साथ में, उनके भविष्य के साथ में, उनकी पीढ़ियों के साथ में किया। तो ये शासक मुगलों से भी बदतर थे। अगर हम पब्लिक परसेप्शन के अंदर कहें तो फिर ये बात कोई गलत नहीं होगी। और ये भी कहना कि वहां पर तो अब लोगों ने कुछ इतिहासकार कभी 100-200 साल के बाद में हरसूद की खोज करने निकले और कोई कैप्सूल वहां से निकलेगा इतिहास का, कुछ उन्होंने हरसूद के बारे में बनू करके उसके अंदर रखा हुआ है। तो कम से कम ये जो एक क्रूरता है, अमानवीयता है, ये इतिहास के अंदर जरूर दर्ज है, लेकिन ये दोहराई ना जाए। ये बहुजन संवाद की इस बहस के माध्यम से इस चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं जरूर ये आश्वस्त करना चाहता हूं आलोक जी को कि जो महेश्वर जी के अंदर जो आपकी जो एक जीत हुई है और वहां पर ये कुछ भी नहीं कर सके, ये जो एक बहुत बड़ा एक उपलब्धि के तौर पर है, तो उसके पूरे आंदोलन को लेकर के कि वो किस तरीके से किया गया, उसकी क्या प्लानिंग रही, कैसे उसकी सफलता हुई, उसके ऊपर हम लोग जरूर करेंगे।
क्योंकि केवल हम लोग कोई विलाप करने का काम हो या हम लोग केवल दुखी होने का और लोगों को करने का काम नहीं करना चाहते, कुछ से लोगों को प्रेरणा देना चाहते हैं, लोगों को सबक देना चाहते हैं ताकि लोग अपनी अपनी लड़ाइयाँ लड़ने को और तैयार हो सकें। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। समय क्योंकि जो है हम लोग 1.25 घंटे से ज्यादा आमतौर पे करते नहीं है, लगभग 1.5 घंटा होने के लिए जा रहा है। कल हम लोग जो है जो एक झोपड़पट्टी के अंदर जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 48,000 जो परिवारों को रेलवे के आसपास के हटाया जाएगा और पूरे देश में हटाना भी चालू कर दिया, वहां पर तो